Hello, hi, namaste. My name is Ashima Gupta and I welcome you back to this amazing platform of Physics वाला. So आज की क्लास में बेटा हम आपका फेवरेट चैप्टर पी ब्लॉक एलिमेंट्स करेंगे. So सबसे पहले क्विक रिविजन करेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे. So as we all know that this is a very lengthy chapter. So पहले बेटा क्विक रिविजन स्टार्ट करते हैं. ऑल्दो इस चैप्टर की क्विक रिविजन इज ऑल्सो नॉट दैट इजीली पॉसिबल क्योंकि चैप्टर काफी बड़ा है. बट मैं आपको इस चैप्टर में क्या क्या मेन चीजें हैं, क्या क्या आपको एक्चुअली में पढ़ना ही पढ़ना है, वो सारा हम कवर करेंगे लेक्चर के अंदर. और काफी चीजें आपको क्वेश्चंस के थ्रू भी क्लियर हो जाएगी, राइट. सो अगर हम बात करें बेटा, क्विक रिवीजन करते हैं, तो पी ब्लॉक जो हमें पढ़ना है 12th क्लास में, उसमें हमें 4 ग्रुप्स पढ़ने हैं, 15, 16, 17 एंड 18, राइट. सो 15 में हमारा क्या क्या एलिमेंट आता है? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ. ठीक है, मेन बात कर रहे हैं. ग्रुप 16 में ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम. 17 में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटीन, 80. ठीक है. और ग्रुप 18 में बात करें तो ग्रुप 18 में थोड़ा सा इसको ऊपर की तरफ लिखते हैं पहले, क्योंकि 18 में जो एलिमेंट है बेटा वो फर्स्ट पीरियड से आ जाता है ना. सो यहां पर आपका आ जाएगा हीलियम, फिर आ जाएगा आपका नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन और एक और न्यूली डिस्कवर्ड नोबल गैस है दैट इज ऑर्गेनिसॉन, ओजी. ठीक है, यहीं पर कवर कर लेते हैं बेटा सबका. अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं आउटर शेल का, सो दिस इज गोइंग टू बी NS2NP3 ग्रुप 15 का जनरल. ठीक है, ग्रुप 16 का हो जाएगा बेटा NS2NP4, 17 का हो जाएगा NS2NP5 और 18 का हो जाएगा NS2NP6. हीलियम इज द एक्सेप्शन विद कॉन्फ़िगरेशन. हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बेटा? 1s2. सो इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन s के अंदर जा रहा होता है, फिर भी हम इसको p ब्लॉक के अंदर रखते हैं बिकॉज इट इज अ नोबल गैस. ऑल द नोबल गैसेस आर केप्ट इन ग्रुप नंबर 18. और यहां पर बेटा जो n की वैल्यू होती है वो कहां से कहां तक होती है आपकी? 2 से लेकर 7 तक, यानी सेकेंड पीरियड से लेकर आपके पास कहां तक होता है? 7th पीरियड तक होता है. ठीक है, इसके अलावा बेटा कुछ कॉमन नेम्स हैं इन ग्रुप्स के, वो बात कर लेते हैं. ग्रुप 15 की अगर हम बात करें तो इसको कॉमनली हम क्या बुलाते हैं? निक्टोजेंस या नाइट्रोजन फैमिली फर्स्ट मेंबर के नाम से. ग्रुप 16 को हम क्या बुलाते हैं? चाल्कोजेंस. निक्टोजेंस 15 को इसीलिए बुलाते हैं क्योंकि यहां पर जो गैसेस होती है वो चोकिंग, यानी ग्रुप 15 एलिमेंट्स जो होते हैं दे द गैसेस आर चोकिंग. निक्टो का मतलब होता है टू चोक और टू स्टिफल, तो वहां से वर्ड आ रखा है. चाल्कोजेंस की बात करें तो बेटा चाल्कोजेंस का मतलब होता है ओर फॉर्मिंग. सो क्योंकि ज्यादातर जो ओर्स होती हैं अर्थ क्रस्ट के अंदर या तो वो ऑक्साइड्स की फॉर्म में होती है या सल्फाइड्स की फॉर्म में होती है, इसीलिए ग्रुप 16 को हम क्या बुलाते हैं? चाल्कोजेंस. 17 की बात करें तो 17 को क्या बुलाते हैं? हैलोजेंस. हैलोजेंस मतलब सॉल्ट प्रोड्यूसर्स, क्योंकि ज्यादातर सॉल्ट्स हेलाइड्स की फॉर्म में होते हैं, क्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स, आयोडाइड्स, फ्लोराइड्स. तो हमारा इसको हम क्या बुलाते हैं? हैलोजेंस. और अगर हम ग्रुप 18 की बात करें, ग्रुप 18 की, सो ग्रुप 18 के यार काफी अलग अलग नाम है. ग्रुप 18 को हम नोबल गैसेस बुलाते हैं. मेंडलीव के टाइम पर नोबल गैसेस वर प्लेस्ड इन ग्रुप 0, राइट. नोबल गैसेस, इनको और क्या बुलाया जाता है? इनर्ट गैसेस बिकॉज ऑफ वेरी लेस केमिकल रिएक्टिविटी. इसके अलावा ग्रुप 18 एलिमेंट्स आर आल्सो कॉल्ड एज एरोजेंस क्योंकि हमें एयर के अंदर मिलते हैं, नोबल गैसेस एयर में मिलती हैं. ठीक है, सो ग्रुप 18 का नाम हो गया नोबल गैसेस बिकॉज दे हैव द आउटर मोस्ट शेल कंप्लीटली फिल्ड. नोबल कॉन्फ़िगरेशन है, हर एलिमेंट इनकी कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने की कोशिश करता है, स्टेबिलिटी अटेन करने की कोशिश करता है. इनर्ट इसीलिए आ रहा है बिकॉज दे हैव अ वेरी लेस केमिकल रिएक्टिविटी, रिएक्ट नहीं करती हैं आसानी से, और एरोजेंस की एयर के अंदर मिलती हैं. ठीक है,
अब बात करते हैं बेटा यहीं पर इनर्ट पेयर इफेक्ट की, ठीक है। इनर्ट पेयर इफेक्ट जो होता है आपका वो 13 से लेके 16 ग्रुप तक लगता है। सो ग्रुप 13 से लेके 16 पी ब्लॉक के इनर्ट पेयर इफेक्ट में क्या होता है, जो हेवियर मेंबर्स होते हैं लास्ट के, वो ग्रुप की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट से 2 कम की तरफ उनकी स्टेबिलिटी बढ़ना शुरू हो जाती है जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि हेवी मेंबर्स के केस में लास्ट के जो होते हैं टेलुरियम, पोलोनियम, एंटीमनी, बिस्मथ, इन केस में क्या होता है, आपकी एफ की फिलिंग हो रही होती है। एफ के इलेक्ट्रॉन्स पुअर स्क्रीनर होते हैं, तो न्यूक्लियस वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर लेता है। यानी मान लो अगर मैं बिस्मथ की बात करूं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स पीरियड का है ये, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा आउटर शेल का 6s2 6p3। उससे पहले आपका 4f भर चुका होगा, 5d भर चुका होगा। सो यहाँ पर क्या होता है, बिकॉज ऑफ द पुअर स्क्रीनिंग ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन्स, न्यूक्लियस वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है। उसमें भी क्योंकि बेटा s क्लोजर टू द न्यूक्लियस होगा कंपैरेटिवली टू p, तो ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन इनर्ट हो जाते हैं, यानी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, और इसीलिए ग्रुप की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट 5 है। बट क्योंकि एस के 2 इलेक्ट्रॉन रिलक्टेंट हो जाते हैं बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए, इसीलिए बिस्मथ के लिए ज्यादा स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +3, जब पी के ही 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। सो ग्रुप का कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे 5 -2 यानी 3 +3 की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती जाएगी। ऐसे यहां पर देखेंगे कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट 6 -2 +4 की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप क्या करती जाएगी, इंक्रीज करती जाएगी। ये तो आपके हैलोजेंस तो पूरा नॉन मेटल का ग्रुप होता है, इसमें बात नहीं करते। चलिए अब अगर हम बेसिक ट्रेंड्स की बात करें, तो मैं सारी बेसिक ट्रेंड्स करा रही हूं, ठीक है। आप डाउन द ग्रुप जाएं 15 में, 16 में या 17 में, बेटा जो एक्सेप्शंस है उनको साथ साथ कवर कर लेंगे। सो डाउन द ग्रुप जब हम जाते हैं, मैं ये बात कर रही हूं फॉर 15, 16, 17 के लिए, ठीक है। नोबल गैसेस के लिए भी एप्लीकेबल है, बट नोबल गैसेस में हमें एसिड ट्रेंड वगैरह कुछ करना नहीं है। सो डाउन द ग्रुप जब हम जाते हैं, साइज क्या करता है, इंक्रीज। साइज क्यों इंक्रीज करता है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स क्या करती जाती है, इंक्रीज। आप अगर 15 में ही देखो, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, शेल बढ़ता जाएगा, साइज बढ़ता जाएगा। साइज बढ़ने की वजह से बेटा आयनाइजेशन एनर्जी क्या करती जाती है, डिक्रीज। इट इज इजियर टू लूज इलेक्ट्रॉन, तो हमें कम एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ता है। इसके अलावा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑल्सो डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। साइज बढ़ता है, न्यूक्लियस अपने ही इलेक्ट्रॉन को नहीं अट्रैक्ट कर पाता, सो बाहर से शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या ही अट्रैक्ट करेगा। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप क्या करती जाती है, डिक्रीज करती जाती है। इसके अलावा नेगेटिव ईजीई यानी इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी, यानी जब हम किसी एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड कराते हैं तो अगर वो एनर्जी रिलीज करता है तो नेगेटिव का साइन आता है, यानी एक्सोथर्मिक है। सो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी डाउन द ग्रुप क्या करती है, डिक्रीज करती है। अब आ जाते हैं, जब हम ये तो हमने डाउन द ग्रुप की बात करी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं बेटा जब हम किसी पीरियड में अक्रॉस में जाते हैं, अक्रॉस द पीरियड, ठीक है। जब हम अक्रॉस द पीरियड जाते हैं, साइज डिक्रीज करता है क्योंकि शेल्स सेम रहती हैं, शेल का नंबर सेम रहता है। एक पर्टिकुलर पीरियड में सेम शेल्स होते हैं, सेकंड पीरियड सब पे 2 शेल, थर्ड पीरियड सब पे 3 शेल। साइज डिक्रीज होता है क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, इंक्रीज होता है। साइज डिक्रीज होता है तो इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाता है और आयनाइजेशन एनर्जी क्या करना स्टार्ट कर देता है, इंक्रीज करता है। इसके अलावा अक्रॉस द पीरियड जब हम जाते हैं बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या करती है, इंक्रीज करती है। सो हैलोजेंस ग्रुप 17 जो होता है वहां पे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा ग्रुप 17 का जो एलिमेंट होता है अपने कॉरेस्पॉन्डिंग पीरियड में उसका साइज सबसे छोटा होता है, आयनाइजेशन एनर्जी काफी हाई होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी अपने कॉरेस्पॉन्डिंग पीरियड में सबसे ज्यादा होती है, और नेगेटिव ईजीई यानी इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी भी सबसे ज्यादा होती है ग्रुप 17 के अंदर,
क्योंकि जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं साइज छोटा हो रहा है, इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है बट इलेक्ट्रॉन गेन कराना आसान होता है। और हैलोजन्स तो बहुत खुशी खुशी इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं बिकॉज दे आर वन शॉर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन टू अचीव नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। सो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या करती है हमारी, इंक्रीज करती है अक्रॉस द पीरियड। अब यहीं पर आ जाते हैं आपके एक्सेप्शंस। पहला है बेटा आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ग्रुप 15 ग्रुप 16। हमने पीछे क्या बोला, लेफ्ट टू राइट जब हम जा रहे हैं सो ग्रुप 15 इधर आएगा, 16 इधर आएगा, 17 इधर आएगा। तो आयनाइजेशन एनर्जी 16 की ज्यादा होनी चाहिए आइडियली बट आपकी जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है दैट टू फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी यानी पहला इलेक्ट्रॉन निकालना, उसमें हमें ज्यादा एनर्जी कहां पर देनी पड़ती है बेटा, ग्रुप 15 में। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ग्रुप 15 का कॉन्फ़िगरेशन है NS2NP3, ग्रुप 16 का है NS2NP4। यहां 2 इलेक्ट्रॉन, P में यहां 3, इधर यहां पे P में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, 4। सो यहां पर हमारे पास क्या आ जाता है, हाफ फिल्ड स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो हाफ फिल्ड स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं निकल पाता ग्रुप 15 में, क्योंकि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, आप स्टेबिलिटी खराब करोगे तो आपको एनर्जी ज्यादा देना पड़ेगा। सो ग्रुप 15 की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ग्रुप 16 से ज्यादा होती है। ये पहला सवाल आता है एक्सेप्शंस में। चलिए दूसरे एक्सेप्शन की बात करते हैं। दूसरा एक्सेप्शन हम बात कर लेते हैं बेटा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का। हमने बोला डाउन द ग्रुप जब हम जाते हैं नेगेटिव ईजी डिक्रीज करता है। अगर नेगेटिव ईजी डिक्रीज करता है तो ग्रुप 16 के अंदर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन करके खुशी ऑक्सीजन को होनी चाहिए और ग्रुप 17 में फ्लोरीन को होनी चाहिए, बट उल्टा होता है। सो नेगेटिव ईजीई ग्रुप 16 के अंदर ऑक्सीजन से ज्यादा सल्फर की होती है और ग्रुप 17 में फ्लोरीन से ज्यादा क्लोरीन की होती है। यानी जब आपका ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो -141 किलो जूल पर मोल का एनर्जी रिलीज होता है, यानी 141, माइनस तो सिर्फ रिलीज शो कर रहा है। और सल्फर में जब हम इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं S माइनस बनता है तो 200 -200 किलो जूल रिलीज होता है। तो सल्फर में ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। सिमिलरली फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, F माइनस बनता है -320 के अराउंड समथिंग होता है, यहाँ पे आपका -340-49 समथिंग होता है। सो क्लोरीन के केस में आपका एनर्जी ज्यादा रिलीज हो रहा है फ्लोरीन के कंपैरिजन में। सेम सल्फर में ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है ऑक्सीजन के कंपैरिजन में। ऐसा क्यों हो रहा होता है? क्योंकि ऑक्सीजन और फ्लोरीन का साइज अपने ग्रुप में सबसे छोटा है। ऑक्सीजन का ग्रुप 16 में, फ्लोरीन का अपने ग्रुप 17 में। ड्यू टू स्मॉल साइज ऑल्सो द इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन 2p ऑर्बिटल। ऑक्सीजन में बेटा 2p4 में जा रहा है, सल्फर में 3p4 में जा रहा है। फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन 2p5 में एंटर करता है, क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन 3p5 में एंटर करता है जब ऐड कराते हैं। सो यहाँ पर क्या होता है, स्मॉल साइज एटम में जब आप इलेक्ट्रॉन ऐड कराते हैं रिपल्शन बहुत ज्यादा होता है। हाई रिपल्शन होने की वजह से आपकी ज्यादा एनर्जी ऑक्सीजन में नहीं सल्फर में रिलीज होती है, क्योंकि लार्ज ऑर्बिटल है। इनकमिंग इलेक्ट्रॉन जब ऐड होता है तो उसको न्यूक्लियस बहुत अट्रैक्शन देता है, एंड दैट इज व्हाई वी से कि आपका सल्फर और क्लोरीन में ज्यादा होती है एनर्जी रिलीज। ठीक है, कुछ कुछ बातें और ध्यान रखनी है बेटा। फ्लोरीन जो होता है पूरी पीरियोडिक टेबल में इट इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, राइट। बट क्लोरीन जो होता है दैट हैज द मैक्सिमम नेगेटिव ईजीई, यानी इलेक्ट्रॉन गेन करके सबसे ज्यादा खुशी किसको होती है, क्लोरीन को होती है। सबसे ज्यादा एनर्जी क्लोरीन रिलीज करता है, फ्लोरीन नहीं करता। ठीक है, इसके अलावा बेटा एक और एक्सेप्शन है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की याद रखनी है। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी आपकी F2 से ज्यादा होती है Cl2 की। जबकि हम बोलते हैं जब हम हैलोजन में जाएंगे डाउन द ग्रुप F2 Cl2 Br2 Y2, हैलोजन का साइज बढ़ेगा, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डिक्रीज होनी चाहिए। तो फ्लोरीन को बॉन्ड तोड़ने में सबसे ज्यादा एनर्जी चाहिए होगा और क्लोरीन में सबसे कम।
मतलब क्लोरीन में कंपैरेटिवली कम, ब्रोमीन में उससे कम, आयोडीन में उससे कम। बट एक्चुअली में क्लोरीन के केस में हमें ज्यादा एनर्जी देना पड़ता है। सो यहाँ पे क्या होता है बेटा, फ्लोरीन के केस में ये होगा F2 मॉलिक्यूल और ये होगा क्लोरीन का मॉलिक्यूल। अब पता है यार प्रॉब्लम क्या आती है यहाँ पर, F2 मॉलिक्यूल में क्योंकि आपके पास ये लोन पेयर्स प्रेजेंट है, प्रेजेंट क्लोरीन में आप कहोगे मैम Cl2 के अंदर भी तो प्रेजेंट है, बट होता क्या है बेटा, फ्लोरीन के केस में स्मॉल साइज है, बहुत छोटा साइज होता है फ्लोरीन का, एक्सेप्शनली वेरी स्मॉल इन साइज, क्योंकि एक तो पीरियड में सबसे हैलोजन का साइज सबसे छोटा है, नोबल गैस का साइज बढ़ जाता है फिर भी, सो स्मॉल साइज। इसके अलावा यहाँ पे हाई इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। अब अगर यहाँ पे लोन पेयर रिपल्शन बहुत ज्यादा होगा बेटा, अगर कोई चीज बर्दाश्त ही, मैं मतलब अगर किसी को बर्दाश्त नहीं कर पा रही तो मैं क्या करूंगी, मैं उठ के चली जाऊंगी वहां से, है ना। हम भी यही करते हैं, अगर हमें किसी की कंपनी अच्छी नहीं लग रही, कोई हमें ज्ञान दे रहा होता है खासकर, तो हम लोग क्या करते हैं, उठ के चले जाते हैं। सो यहाँ पर क्या होता है कि रिपल्शन जब इतना ज्यादा मिल रहा होता है, ये बॉन्ड कह रहे मैं नहीं बन सकता भाई, मेरे बस की नहीं है, मैं इतना रिपल्शन झेल ही नहीं सकता खुद के ऊपर, सो ये बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा, क्योंकि दिस बॉन्ड इज नॉट वेरी मच स्टेबल। और अगर ये आसानी से टूट जाएगा तो इसको तोड़ने के लिए मुझे मेहनत भी नहीं करनी, बहुत कम एनर्जी देनी है। सो BDE बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ फ्लोरीन इज लेस देन दैट ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल, ये याद रखना है। दिस इज अमंग्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन जिस पर काफी सवाल आपके आते ही आते हैं। एक नेगेटिव EG पे, एक आपका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के ऊपर सवाल आता है, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा हाइड्राइड्स के ट्रेंड पर, ठीक है। सो मैं पहले आपको ग्रुप 15 और 16 की हाइड्राइड्स का ट्रेंड साथ में करा रही हूं, 17 वाले में थोड़ा सा अलग होगा, ठीक है। ग्रुप 15 का हो गया हाइड्राइड NH3 PH3 SBH3 सॉरी ASH3 SBH3 BiH3, और ग्रुप 16 का हो जाएगा आपका H2O H2S H2SC H2TE, H2PO नहीं करेंगे क्योंकि पोलोनियम रेडियो एक्टिव होता है, ठीक है। आप दोनों में से बेटा किसी भी हाइड्राइड में नीचे की तरफ जाएंगे, ठीक है, या मेन कैरेक्टरिस्टिक्स कर रहे हैं। सबसे पहला बेटा डाउन द ग्रुप, जब आप जा रहे हैं हाइड्राइड्स के अंदर, डाउन द ग्रुप 15 और 16 हाइड्राइड, कोई से में भी इन दोनों का साथ में कर रहे हैं, ठीक है। यहां पर आपका 3 बॉन्ड पेयर होता है, 1 लोन पेयर होता है, ठीक है, सब पर। यहां पर आपका बेटा 2 बॉन्ड पेयर होता है, 2 लोन पेयर होता है, ठीक है। अब जब आप डाउन द ग्रुप जाते हैं 15 या 16 की हाइड्राइड में क्या क्या चीजें होती हैं, सेंट्रल एटम और आपके हाइड्रोजन का बॉन्ड लेंथ बढ़ता जाएगा, जल्दी बोलिए भाई। अगर यहां पर NH3 है बेटा, इस तरह से नीचे आते आते बिस्मथ तक, क्योंकि सेंट्रल एटम का साइज बढ़ गया तो न्यूक्लियस से हाइड्रोजन के न्यूक्लियस तक का डिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, यानी बॉन्ड लेंथ ऑफ EH, E आपका सेंट्रल एटम डिनोट कर रहा है, वो क्या करता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, क्योंकि यहाँ की हाइड्राइड का फॉर्मूला हम दे रहे हैं EH3 और ग्रुप 16 की हाइड्राइड का फॉर्मूला क्या दे रहे हैं, H2E। बॉन्ड लेंथ अगर इंक्रीज होगा तो बॉन्ड तोड़ना आसान है, यानी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या करती जाएगी बेटा, डिक्रीज करती जाएगी, बॉन्ड तोड़ना आसान है। बॉन्ड तोड़ना अगर आसान है यानी बॉन्ड आसानी से टूटेगा, तो थर्मल स्टेबिलिटी भी क्या करती जाएगी, आपकी डिक्रीज करती जाएगी। थर्मल स्टेबिलिटी क्या करती जाती है, आपकी डिक्रीज करती जाती है। इसके अलावा बेटा बॉन्ड एंगल भी क्या करता जाता है, डिक्रीज करता जाता है। बॉन्ड एंगल ऑल्सो डिक्रीजेस जैसे जैसे आपके सेंट्रल एटम का साइज बढ़ता जाता है। ये रूल तब एप्लीकेबल होता है जब आपके पास सेम नंबर ऑफ लोन पेयर और साइड एटम सेम हो। जैसे यहाँ पर सब पर 1 लोन पेयर और सब में साइड एटम हाइड्रोजन है,
यहाँ पे सब में लोन पेयर दो है, साइड एटम सेम है, तो जैसे जैसे सेंट्रल एटम का साइज बढ़ता है बॉन्ड एंगल क्या करता जाता है, डिक्रीज करता जाता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं बेटा रिड्यूसिंग कैरेक्टर की। रिड्यूसिंग कैरेक्टर होता है ईज ऑफ लूजिंग हाइड्रोजन, ईज ऑफ लूजिंग हाइड्रोजन। तो यहां पर क्या होता है, जैसे जैसे बॉन्ड लेंथ बढ़ रहा है हाइड्रोजन आसानी से निकल सकता है क्योंकि बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा, और अगर बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा तो आपका रिड्यूसिंग कैरेक्टर क्या करता जाएगा, आपका इंक्रीज करता जाएगा। इसके अलावा ग्रुप 15 हाइड्राइड्स में क्योंकि लोन पेयर प्रेजेंट होता है डोनेशन का टेंडेंसी ज्यादा होता है यहाँ पर। सो यहाँ पर डाउन द ग्रुप जब हम जाते हैं बेटा बेसिक स्ट्रेंथ जो होती है आपकी ग्रुप 15 में हाइड्राइड्स की वो क्या होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है, यानी टेंडेंसी टू डोनेट लोन पेयर डिक्रीज होता जाता है। ऐसा क्यों होता है ये ध्यान से समझना है। जब आप ग्रुप 15 में जा रहे हैं, पहले क्या था बेटा, नाइट्रोजन में लोन पेयर छोटे ऑर्बिटल में प्रेजेंट था क्योंकि नाइट्रोजन का साइज छोटा, ऑर्बिटल भी छोटा होगा। सो पहले क्या था, जो लोन पेयर था, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी वो छोटे रीजन में कॉन्सेंट्रेटेड थी, ठीक है। बट अब क्या हुआ, जैसे जैसे आप नीचे की तरफ आते गए एटम का साइज बढ़ता गया, ऑर्बिटल का साइज बढ़ता गया। लोन पेयर तो एक ही है, दो ही इलेक्ट्रॉन है, बट अब वो बड़े ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट है, जिसकी वजह से आपकी अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतनी कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है जितनी वो नाइट्रोजन के केस में होती है, और इसीलिए नीचे आते आते बेसिक स्ट्रेंथ क्या करता जाता है, डिक्रीज करता जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करती जाती है। ग्रुप 16 में बात करते हैं बेटा, यहां पर हम बात करते हैं एसिडिक कैरेक्टर की, यानी ईज ऑफ लूजिंग हाइड्रोजन। सो एसिडिक कैरेक्टर यहां पर क्या करता जाता है, इंक्रीज करता जाता है, क्योंकि बॉन्ड लेंथ बढ़ता जा रहा है। मैं लिख देती हूं ब्रैकेट में, ईज ऑफ लूजिंग H प्लस इंक्रीजेस, बॉन्ड लेंथ बढ़ रहा है। और यहां बेसिक स्ट्रेंथ क्यों डिक्रीज हो रही थी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपकी क्या कर रही थी, डिक्रीज कर रही थी। ये 15-16 में लगता है, बॉन्ड एंगल की भी बात हम 15-16 में बात करते हैं। अब बात करते हैं बेटा ग्रुप 17 की हाइड्राइड्स की, HF, HCl, HBr, HI, ठीक है। यहां पर बाकी सारी चीजें सेम ही रहेंगी बेटा, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा क्योंकि हैलोजन का साइज बढ़ता जा रहा है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डिक्रीज होगी क्योंकि बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा आपका डाउन द ग्रुप जब आप आएंगे, बॉन्ड लेंथ बढ़ता जा रहा है, ईज ऑफ लूजिंग हाइड्रोजन बढ़ता जाएगा, तो एसिडिक कैरेक्टर आपका क्या करता जाएगा बेटा, इंक्रीज करता जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आपकी थर्मल स्टेबिलिटी, हीट की तरफ स्टेबिलिटी क्या करती जाती है, डिक्रीज करती जाती है, क्योंकि बॉन्ड आसानी से टूट जाता है, ठीक है। बॉन्ड एंगल की यहाँ पे बात नहीं करते हैं क्योंकि सारे लीनियर होते हैं, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है HF, HCl, HBr, HI के केस में, ठीक है। ये तो आपके ग्रुप 15, 16, 17 के हाइड्राइड्स के ट्रेंड्स हो गए। इसके अलावा बात कर लेते हैं बेटा कि क्या क्या चैप्टर के अंदर और इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सो अगर मैं ग्रुप 15 में बात करूं, सो ग्रुप 15 के अंदर आपको जो कंपाउंड्स करने हैं, सबसे पहला डाइनाइट्रोजन। डाइनाइट्रोजन के प्रिपरेशन से बहुत सवाल आता है, ठीक है। प्रिपरेशन रिएक्शंस, उसके बाद आ जाता है आपका अमोनिया। अमोनिया के रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तीसरा आपका जो कंपाउंड में आपको पढ़ना है वो है आपका नाइट्रिक एसिड, ऑक्सो एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन में, ठीक है। फिर आपका जो एनसीईआरटी के हिसाब से बता रही हूं मैं बेटा, देन यू हैव, पहले आ जाएंगे आपके एलोट्रोप्स ऑफ फॉस्फोरस, जिसमें आपका आ जाएंगे 3 एलोट्रोप्स, व्हाइट फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस, ब्लैक फॉस्फोरस। उसके बाद आपको एनसीईआरटी में दे रखा है PH3 फॉस्फीन, ठीक है। फिर आपको एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है बेटा PCl3 एंड PCl5। सवाल ज्यादातर PCl5 पर आता है, वो भी इसके स्ट्रक्चर पे बहुत सवाल आता है। सॉलिड स्टेट में क्या होता है, लिक्विड और गैसियस फेज में इक्वेटोरियल और जो एक्सियल बॉन्ड्स होते हैं वो बराबर नहीं होते। सॉलिड में ही आपका किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, PCl4+ एंड PCl6-। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत आता है, ठीक है।
ये वाला हो गया। बाकी फिर आपका जो लास्ट में है दैट इज ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस। और यहां पर आपका नाइट्रिक एसिड के साथ साथ यू हैव ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन ऑल्सो, है ना। नाइट्रोजन की हमें 5 तरह की ऑक्साइड्स करनी है, N2O लाफिंग गैस, NO, N2O3, फिर NO2 विच डाइमराइजेस टू N2O4 और लास्ट में आपका N2O5। सो ये ग्रुप देखो, ग्रुप 15 और 16 काफी बड़ा है, 15 ज्यादा है, 16 फिर भी इसके कंपैरेटिवली छोटा है, ठीक है। सो ये सब कुछ आपको डिटेल में मैंने पहले पढ़ा रखा है, टर्म 1 में भी आपने ये पढ़ रखा है। नाउ यू ऑल नीड टू डू इज वॉच द लेक्चर। आई एम नॉट सेइंग 1x पे देखो, 1.5 पर देख लो, जो आपको स्पीड अपने लिए अप्रोप्रिएट लगे, बट फटाफट से एक बार रिवाइज कर लो। अदरवाइज आपको लगता है आपको लेक्चर देखने की जरूरत नहीं है, आपको आती हैं चीजें, बस आपको एक बार थोड़ा सा ग्रास्प करना है, तो आप सिंपली एक बार एनसीईआरटी पढ़ लो, आपको सारी चीजें रिकॉल हो जाएंगी, क्योंकि आपने सब कुछ पहले पढ़ रखा है। टर्म 1 में आपने बहुत अच्छे से पढ़ा था ये चैप्टर, बहुत अच्छे से पेपर भी देकर आए थे, राइट। अब बात करते हैं बेटा ग्रुप 16 के अंदर। सो ग्रुप 16 के अंदर आपको सबसे पहले जो कंपाउंड करना है दैट इज डाइऑक्सीजन, उसके बाद आपकी आ जाती है ओजोन, ठीक है। डाइऑक्सीजन है, ओजोन है, फिर आपकी ऑक्साइड्स हैं, सिंपल ऑक्साइड्स। सिंपल ऑक्साइड्स में हमें दे रखा है एनसीईआरटी के अंदर एसिडिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड, न्यूट्रल ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड और एक मिक्स्ड ऑक्साइड है। उसके बाद आ जाते हैं बेटा आपके एलोट्रोप्स ऑफ सल्फर, जिससे बहुत ज्यादा सवाल नहीं आता। अल्फा सल्फर, बीटा सल्फर, 2 ही इसके एलोट्रोप्स हैं, सो एलोट्रोप से सल्फर पे ज्यादा नहीं आता, फॉस्फोरस के एलोट्रोप्स पे सवाल आता है। देन यू हैव सल्फर डाइऑक्साइड इन एनसीईआरटी। देन यू हैव ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर में डिटेल में जो आपको करना है वो सल्फ्यूरिक एसिड। यहाँ पे कुछ नेम्ड प्रोसेस है जो मैं पहले बता दूं एक बार, जैसे अमोनिया की प्रिपरेशन में हेबर्स प्रोसेस है, नेम्ड प्रोसेस है, आपको कंडीशंस रिएक्शन याद होना चाहिए। इसके अलावा नाइट्रिक एसिड की प्रिपरेशन के लिए आप करते हैं बेटा ओस्टवॉल्ड्स प्रोसेस, ये आपको अच्छे से आना चाहिए, इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सल्फ्यूरिक एसिड के प्रिपरेशन के लिए कॉन्टैक्ट प्रोसेस। बाकी सवाल जब अभी करेंगे तो उसमें मैं एक बार जहां जहां सवाल में रिक्वायर्ड होगा कॉन्टैक्ट प्रोसेस अगर कहीं आ रहा होगा, ओस्टवॉल्ड कहीं आ रहा होगा, तो आई रिपीट द प्रोसेस। सल्फ्यूरिक एसिड है, और मेरे ख्याल से आखिरी में यूजेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड है, ग्रुप 16 में ज्यादा नहीं है। ग्रुप 17 के अंदर तो और कम चीजें हैं। ग्रुप 17 में अगर मैं कंपाउंड्स में बात करूं, एक तो आपको बेटा क्लोरीन पढ़ना है वहां पे, फिर आपको पढ़ना है HCl हाइड्रोजन क्लोराइड, राइट। फिर आपको करने हैं ऑक्सो एसिड्स ऑफ क्लोरीन, और लास्ट में यू हैव इंटर हैलोजन कंपाउंड्स, इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। ग्रुप 18 में तो आपका कंपाउंड्स तो नहीं है बेटा, मेन आपकी ये फ्लोराइड्स हैं। You have XeF2, you have XeF4, you have XeF6। इनकी प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो आपके जेनॉन के ऑक्सीजन के साथ या ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ कंपाउंड्स बनते हैं, इनका स्ट्रक्चर, शेप, हाइब्रिडाइजेशन, ये सब आना जरूरी है। जैसे XeO3 हो गया, XeO4 हो गया, XeOF4 हो गया, ये सब आपको आना चाहिए, हाइब्रिडाइजेशन निकालना, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर ग्रुप 18 में नील बार्टलेट वाला क्वेश्चन बहुत आता है कि नील बार्टलेट ने सबसे पहला जो कंपाउंड बनाया था सिमिलर टू O2 प्लस PTF6, ही प्रिपेयर्ड Xe प्लस PTF6 माइनस, ठीक है। सो वहां से हमें पता लगा था कि जेनॉन के कंपाउंड्स पॉसिबल हैं। इसके अलावा हैलोजेंस, सॉरी, नोबल गैसेस के ना यार यूजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नोबल गैसेस में ज्यादा है ही नहीं, सो यूजेस ऑफ नोबल गैसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा बेटा हर एलिमेंट का अपने अपने ग्रुप में एनॉमलस बिहेवियर है, सो आपको एनॉमलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन, जैसे नाइट्रोजन मैक्सिमम कोवेलेंसी 4 दिखाता है, उससे ज्यादा नहीं दिखाता। ऑक्सीजन का अपने ग्रुप में एनॉमलस बिहेवियर एंड फ्लोरीन का अपने में एनॉमलस बिहेवियर, ये सब आना चाहिए। इसके अलावा मेरे ख्याल से चैप्टर में नहीं है। सबसे पहले किसी भी ग्रुप को जब हम स्टार्ट करते हैं बेसिक इंट्रोडक्शन करते हैं,
उसके बाद हम करते हैं उसका अकरेंस, अकरेंस से आज से जितना कुछ सवाल आता नहीं है। उसके बाद आ जाती हैं आपकी एटॉमिक प्रॉपर्टीज जो हमने कवर कर लिया, साइज बढ़ता है डाउन द ग्रुप, आयनाइजेशन एनर्जी घटता है डाउन द ग्रुप, ये सारा। फिर आ जाती हैं आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, जैसे नाइट्रोजन गैस होता है, फॉस्फोरस सॉलिड होता है, सिर्फ नाइट्रोजन आपका डायटोमिक गैस होता है, बाकी पॉलीएटॉमिक सॉलिड होते हैं। ग्रुप 16 में आपका ऑक्सीजन डाइऑक्सीजन गैस होता है, सल्फर सॉलिड होता है S8। और ग्रुप 17 में आ जाते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज में, जितने भी हैलोजेंस होते हैं डायटोमिक होते हैं, F2Cl2 Br2I2। फ्लोरीन येलो गैस होता है, क्लोरीन ग्रीनिश येलो गैस होता है, ब्रोमीन रेडिश लिक्विड होता है, आयोडीन वॉयलेट पर्पल कलर का क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। तो इस तरह के फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। उसके बाद किसी भी ग्रुप में जब आप मूव करोगे ना एनसीईआरटी, जब आप देखोगे आपको पैटर्न सेम दिखेगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज करने के बाद एनसीईआरटी में स्टार्ट होता है एनॉमलस बिहेवियर। एनॉमलस बिहेवियर के बाद केमिकल ट्रेंड्स होते हैं, रिएक्शन विद ऑक्सीजन, रिएक्शन विद हाइड्रोजन, रिएक्शन विद फलाना। इस तरीके से हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिएक्शन विद हाइड्रोजन, ग्रुप 15, 16, 17, क्योंकि इस पर सवाल बहुत ज्यादा आता है। और उसके बाद लास्ट में इंडिविजुअल कंपाउंड्स है, जो जो मैंने आपको बता दिए कि एनसीईआरटी के अंदर दे रखे हैं। ठीक है, मैं इस चैप्टर के लिए बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगी कि आप कोई भी रेफरेंस बुक करो। इसके लिए आपके लिए एनसीईआरटी थ्योरी पढ़ना, लाइन बाय लाइन पढ़ना इज अ वेरी मस्ट। अगर किसी को लगता है कि उसको एनसीईआरटी नहीं पढ़ना, तो आपको संकल्प बैच के अंदर मेरे नोट्स भी मिल जाएंगे ऐप में, आप वहां से सिर्फ नोट्स भी गो थ्रू कर लोगे बेटा, दैट इज ऑल्सो मोर देन एनफ, राइट। सो प्लीज इसको एक बार थॉरली पढ़ लो, क्योंकि स्कोरिंग चैप्टर है, बड़ा जरूर है चैप्टर बट स्कोरिंग है ना, वेटेज भी होती है इसकी अच्छी खासी, स्कोरिंग चैप्टर है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो क्या प्रॉब्लम है करने में, राइट। चलिए, सो अब जरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है बेटा, चाइल्ड सॉल्पेट्रे इज द कॉमन नेम ऑफ। सो हमें अर्थ क्रस्ट के अंदर जो नाइट्रोजन है वो आपको ओर की फॉर्म में मिलता है, और नाइट्रोजन अर्थ क्रस्ट में कौन कौन सी ओर की फॉर्म में मिलता है? चाइल्ड सॉल्पेट्रे बेटा होता है आपका, कुछ पीटर भी बुलाते हैं, ये होता है आपका NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, और इंडियन सॉल्ट पेट्रे होता है KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, ये आपका सिल्वर नाइट्रेट हो गया, वो आपका सिल्वर क्लोराइड हो गया। ये तो फॉर्मूला ही गलत है, NaSO4 नहीं होता, इट इज Na2SO4 सोडियम सल्फेट। चलिए, नेक्स्ट है द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट। अब अगर हम ग्रुप 15 की बात करें बेटा, तो ग्रुप 15 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 5 होंगे। कॉन्फ़िगरेशन था NS2Np3, राइट। अब बेटा 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए अगर ये 3 गेन कर लेगा तो -3 शो करेगा, है ना। कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स की बात कर रही हूं, जो जो ये शो कर सकता है। अगर 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो -3, बट डाउन द ग्रुप -3 की टेंडेंसी कम होती जाती है, क्योंकि साइज बढ़ता जाता है। इलेक्ट्रॉन लूज करना आसान है और इलेक्ट्रॉन गेन करना मुश्किल है, तो -3 की स्टेबिलिटी डिक्रीज करती है। इसके अलावा दे शो +5, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन खो जाए तो। इसके अलावा डाउन द ग्रुप इनर्ट पेयर इफेक्ट लगने की वजह से ग्रुप का कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +5 -2 यानी +3 की स्टेबिलिटी भी डाउन द ग्रुप बढ़ती जाती है। सो +3 वाला किसकी वजह से अराइज कर रहा होता है? ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। और जब आप ग्रुप 15 में नीचे की तरफ जाएंगे, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, -3 ऑक्सीडेशन स्टेट, मैं लिखती जा रही हूं, स्टेबिलिटी ऑफ -3 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन गेन करने का टेंडेंसी कम होता जाता है। +5 ऑक्सीडेशन स्टेट का स्टेबिलिटी भी कम होता जाता है, और इनर्ट पेयर होने की वजह से +3 ऑक्सीडेशन का स्टेट का स्टेबिलिटी क्या होता जाता है? आपका इंक्रीज होता जाता है। ठीक है, चलिए, सो यहां पर हमारे पास करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? -3 +3 एंड +5, यानी ऑप्शन डी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ें एक बार। थर्ड वाला क्वेश्चन बोल रहा है, नाइट्रोजन लैक्स d ऑर्बिटल
in its valence shell and hence it cannot exhibit orbital hybridization. ये गलत है. नो डाउट नाइट्रोजन के पास d ऑर्बिटल नहीं होता क्योंकि नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p3. सेकेंड शेल के अंदर बेटा 2d सब शेल नहीं होता. वी हैव ओनली 2s एंड 2p. सो नाइट्रोजन ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन नहीं दिखाता. ये गलत है. दिखाता है. इट शोज sp3 हाइब्रिडाइजेशन जैसे अमोनिया हो गया. सो वहां पे वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन दिखा रहा है ऑर्बिटल्स की. नेक्स्ट बोल रहा है इट कैन नॉट एग्जिबिट द कोवैलेंसी ऑफ 5. ठीक है. नेक्स्ट बोल रहा है इट कैन नॉट फॉर्म ऑक्साइड्स विद ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रेटर देन 3 एंड इट कैन नॉट हैव कोवैलेंसी ग्रेटर देन 3. सो नाइट्रोजन के केस में बेटा मैक्सिमम कोवैलेंसी कितना शो कर सकता है 4, यानी मैक्सिमम कोवैलेंट बॉन्ड कितना बना सकता है 4 बना सकता है. 4 से ज्यादा नहीं बना सकता क्योंकि ऑर्बिटल इसके पास वैलेंस शेल के अंदर 4 होते हैं. 2s का ऑर्बिटल और 3 2p के ऑर्बिटल्स होते हैं. सो नाइट्रोजन लैक्स d ऑर्बिटल इन इट्स वैलेंस शेल एंड हेंस इट कैन नॉट एग्जिबिट द कोवैलेंसी ऑफ 5. 5 की कोवैलेंसी नहीं दिखा सकता. It forms oxides with oxidation state greater than 3. It cannot form बोल रहा है. ये गलत है बेटा. It can form. नाइट्रोजन ऑक्साइड्स बनाता है जिससे आपका NO2 हो गया. यहां पे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 होगा. N2O5 नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +5 होगा. तो इट फॉर्म्स ऑक्साइड्स विद ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रेटर देन 3. नेक्स्ट बोल रहा था इट कैन नॉट हैव कोवैलेंसी ग्रेटर देन 3. ये भी गलत है. ये भी गलत है. 3 से ज्यादा कोवैलेंसी हो सकता है. 4 तक तो दिखाता है. सो इट कैन शो कोवैलेंसी मोर देन 3. 4 तक दिखाता है बट हाँ कोवैलेंसी 5 वो नहीं दिखाएगा. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्राइड्स हैज द लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट. सो यहीं पे बेटा कुछ कुछ चीजें यहाँ ट्रेंड में कवर कर लेते हैं. ग्रुप 15 की हाइड्राइड्स का अगर हम बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर की बात करें, इसी बहाने आपको ऑर्डर भी याद आ जाएगा. नहीं याद तो अभी हो जाएगा. ठीक है. PH3 फिर ASH3, बीच में अमोनिया आ जाता है, फिर SBH3 फिर BiH3. ठीक है. अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट क्यों ज्यादा हो जाता है? बिकॉज ऑफ द इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग. जबकि हम बोलते हैं बेटा डाउन द ग्रुप जैसे जैसे हम जाते हैं मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है, वैन डर वाल फोर्सेस बढ़ती हैं, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ना चाहिए, यानी अमोनिया का सबसे कम होना चाहिए था. बाकी ट्रेंड तो नॉर्मल है. PH3 ASH3 इसको भूल जाओ, SBH3 BiH3. बट अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट ASH3 से ज्यादा हो जाता है बिकॉज ऑफ द इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. अमोनिया में मॉलिक्यूल जुड़ते जाते हैं, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है. तो लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका हो जाएगा बेटा? PH3 का सबसे कम होगा. नेक्स्ट एक्स्ट्रा प्योर नाइट्रोजन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ. याद करें ये वेरी प्योर नाइट्रोजन बनाने के लिए हम क्या करते थे बेटा? बेरियम या सोडियम अजाइड का थर्मल डिकम्पोजिशन करते थे. तो हमें बेरियम मिल जाएगा और नाइट्रोजन मिल जाएगा. ठीक है. सो दिस इज फॉर वेरी प्योर नाइट्रोजन. बेरियम अजाइड या फिर हम क्या करते थे बेटा? सोडियम अजाइड NaN3. तो आपको मिलता था अजाइड आयन. क्या होता है बेटा? N3 पर माइनस. दिस इज योर अजाइड आयन. सोडियम अजाइड को हीट करते हैं तो सोडियम प्लस नाइट्रोजन बैलेंस करने के लिए 2 3 और 2 हो जाएगा. ठीक है. सो आपका वेरी प्योर नाइट्रोजन ऑब्टेन करने के लिए थर्मल डिकम्पोजिशन किसका कैरी आउट होता है? बेरियम अजाइड का. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एप्लीकेशंस ऑफ डाइनाइट्रोजन N2 गैस का. पहला बोल रहा है प्रिजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल मटेरियल्स एंड फूड आइटम्स. दिस इज ट्रू. जो आपका लिक्विड नाइट्रोजन होता है वो आपका रेफ्रिजरेंट की तरह यूज होता है, क्रायो सर्जरी में यूज होता है, बायोलॉजिकल मटेरियल को प्रिजर्व करने के लिए यूज होता है. तो पहला तो सही है पर बाकी पढ़ लेते हैं. प्रोडक्शन ऑफ इनर्ट एटमॉस्फेयर इन कॉपर एंड स्टील इंडस्ट्री, इन द प्रिपरेशन ऑफ एक्सप्लोजिव्स, एचिंग ऑफ मेटल्स. एचिंग ऑफ मेटल में नाइट्रोजन नहीं यूज होता. ठीक है. इन द प्रिपरेशन ऑफ एक्सप्लोजिव N2 का कोई काम नहीं एक्सप्लोजिव्स में.
कॉपर एंड स्टील इंडस्ट्री, ये भी गलत है बेटा, कॉपर की जगह अगर आयरन होता तो मैं मान लेती। सो खाली आपका कौन सा यूज करेक्ट है नाइट्रोजन के लिए? बायोलॉजिकल आइटम्स को प्रिजर्व करने के लिए, फूड आइटम्स को प्रिजर्व करने के लिए, क्रायो सर्जरी में यूज होता है, इनर्ट एटमॉस्फेयर भी देता है, बट इन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, नॉट इन कॉपर एंड स्टील इंडस्ट्री। चलिए नेक्स्ट, ऑन हीटिंग HNO3 with P4O10, पूछ रहे कौन सी ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन प्रोड्यूस होगी? तो एनसीईआरटी के अंदर बेटा एक ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन की टेबल दे रखी है, जब मैंने पहले भी पढ़ाया था, मैंने आपको तब भी बताया था, देयर आर सर्टेन ऑक्साइड्स जिनका हमें प्रिपरेशन याद रखना है। सो उसमें से एक आपका लाफिंग गैस है, एक आपका NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का प्रिपरेशन है, और एक इस N2O5 का। यहाँ पे मैं बता ही देती हूँ, N2O5 बनेगा। जब नाइट्रिक एसिड को रिएक्ट कराते हैं P4O10 के साथ, तो में N2O5 मिलता है और HPO3 मिलता है, विच इज मेटा फॉस्फोरिक एसिड। सो कौन सा नाइट्रोजन का ऑक्साइड प्रोड्यूस होता है? N2O5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड फॉस्फोरस इज लेस रिएक्टिव, लेस volatile and less soluble in non-polar solvent than white और yellow phosphorus because, so बेटा जो white phosphorus होता है ना, वो आपका इस तरह से होता है, डिस्क्रीट मॉलिक्यूल होता है white phosphorus का, और white phosphorus होता है वो हाईली रिएक्टिव होता है, क्योंकि यहाँ पर जो एंगल होता है वो 60 डिग्री का होता है, जबकि P4 में जो आपका अरेंजमेंट है वो टेट्राहेड्रल होता है, और टेट्राहेड्रल के हिसाब से बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए, बट यहाँ पे बॉन्ड एंगल 60 डिग्री होता है, जिसकी वजह से बहुत एंगल स्ट्रेन होता है, और व्हाइट फॉस्फोरस हाईली रिएक्टिव होता है। ठीक है, सो बोल रहा है रेड फॉस्फोरस इज लेस रिएक्टिव बिकॉज इट हैज हाई मॉलिक्यूलर एनर्जी, इट हैज लो मॉलिक्यूलर एनर्जी, it forms condensation products और it possesses highly polymerized structure। so अगर मैं बेटा रेड फॉस्फोरस की बात करूं, तो जो आपका रेड फॉस्फोरस होता है वो आपका पॉलीमेरिक चेन की फॉर्म में होता है, इस तरह से। और आपकी ये जो चेन होगी वो आपकी क्या करती जाएगी? चलती जाएगी। तो जो रेड फॉस्फोरस होता है, क्योंकि वो आपका पॉलीमेरिक होता है, इसीलिए वो लेस रिएक्टिव होता है, लेस वॉलेटाइल होता है, और लेस सोल्यूबल होता है नॉन पोलर सॉल्वेंट में। नेक्स्ट है फॉस्फीन PH3 produces smoky rings when it comes in contact with air because PH3 reacts with water vapors, PH3 reacts with nitrogen, PH3 burns in air, या फिर PH3 contains impurities of P2H4। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है बेटा ऑप्शन डी। फॉस्फीन की जब हम प्रिपरेशन करते हैं, सो फॉस्फीन के अंदर आपकी जो इम्प्योरिटीज होती है वो आपकी P2H4 की आ जाती है, जिसकी वजह से आपका PH3 जो होता है वो एयर के अंदर रिएक्ट करता है और स्मोकी रिंग्स देता है, क्योंकि जो ये P2H4 होता है ये बेसिकली एयर के अंदर क्या करना स्टार्ट कर देता है? बर्न करना स्टार्ट कर देता है। तो PH3 फॉस्फीन जो होता है, इट कंटेन्स द इम्प्योरिटीज ऑफ P2H4 which basically starts burning in the air। Next है among the following the number of compounds that can react with PCl5 to give POCl3 is। so ये PCl5 के रिएक्शन से सवाल है। PCl5 बेटा O2 के साथ POCl3 नहीं देगा आपको, CO2 के साथ भी नहीं देगा, CH3COOH के साथ जब आपका PCl5 रिएक्ट करता है तो आपका कुछ बेटा इस तरह से रिएक्शन होता है। ठीक है, CH3COCl प्लस POCl3 और कुछ कुछ बनता होगा, हमारे लिए अभी इंपॉर्टेंट यही है ना। और आपके पास साथ में शायद HCl और बन जाएगा। हाँ ठीक है, सो ये देता है H2O के साथ भी आपको PCl5 जब H2O के साथ रिएक्ट करता है तो आपको POCl3 दे देता है। ठीक है, C2H5OH के साथ भी आपको POCl3 मिलता है,
और जब PCl5 P4O10 के साथ रिएक्ट करता है तो भी आपको POCl3 मिलता है। सो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके नहीं मिलता, क्योंकि PCl5 O2 के साथ रिएक्ट करके POCl3 नहीं देता। PCl5 CO2 के साथ भी रिएक्ट करके POCl3 नहीं देता। एसिटिक एसिड के साथ, वाटर के साथ, इथेनॉल के साथ, P4O10 के साथ रिएक्ट करके इट गिव्स POCl3। सो 4 कंपाउंड्स है जिनके साथ रिएक्ट करके ये आपको POCl3 दे सकता है। चलिए नेक्स्ट है द कंपाउंड दैट कैन नॉट एक्ट बोथ एज ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, जो नहीं कर सकता। ये बात याद रखना, ये रिडॉक्स की बात है, 11वीं की है तो थोड़ी काम की ज्यादा हो जाएगी। एलिमेंट, इफ एन एलिमेंट इज इन इट्स हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर एलिमेंट बेटा अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है तो वो हमेशा हमेशा बिहेव करता है, इट बिहेव्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, इफ एन एलिमेंट इज इन इट्स लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर कोई एलिमेंट बेटा अपनी लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है तो वो हमेशा कैसा बिहेव करता है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडेशन होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विल गेन इलेक्ट्रॉन। तो अगर कोई एलिमेंट अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में मान लो +7, तो बेटा उससे ऊपर तो कैसे ही जाएगा लूज करके, तो वो गेन करके किसी लोअर में आ जाता है। और अगर कोई एलिमेंट बेटा इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, then it can behave both oxidizing agent as well as, दोनों बिहेव कर सकता है उस केस में। अब जरा देखते हैं, H2SO3 में अगर हम सल्फर पे निकालें ऑक्सीडेशन स्टेट 2 + x - 6 = 0 +4, H3PO4 में फॉस्फोरस पे आएगा +5, HNO2 में आएगा 1 + x - 4 +3, और H2O2 में ऑक्सीजन पर होता है -1। ठीक है बेटा, सल्फर का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होता है और लोएस्ट -2 तक दिखा सकता है जब 2 गेन करेगा। ये इंटरमीडिएट में है तो ये दोनों बिहेव कर सकता है। H3PO4 में फॉस्फोरस अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में +5, ग्रुप 15 कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +5 हाईएस्ट में है, और अगर एलिमेंट हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो ये सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, दोनों नहीं कर सकता। बाकी HNO2 में नाइट्रोजन का बेटा हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +5 होता है और लोएस्ट -3 होता है, तो बीच का ऑक्सीडेशन स्टेट है +3, दोनों बिहेव कर सकता है। और पैरोक्साइड के अंदर ऑक्सीजन -1 है, ऑक्सीजन का लोएस्ट -2 होता है, और आपका ऑक्सीजन +2 भी दिखा देता है फ्लोरीन के साथ, वरना O2 मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होगा तो 0 भी दिखा देगा। तो लोएस्ट -2 तक जा सकता है, 0 तक भी जा सकता है। इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट है तो दोनों बिहेव करता है पैरोक्साइड। इट कैन बिहेव बोथ ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग। सो H3PO4 दोनों नहीं बिहेव कर सकता, वो सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर सकता है। Next is sulfur exhibits valency of 2, 4 and 6 whereas oxygen has a valency of 2 due to, पहला बोल रहा है being less electronegative than S, ये तो गलत है बेटा। हमारे पास पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन है, फिर ऑक्सीजन है, फिर नाइट्रोजन और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर होती है। सो ऑक्सीजन तो सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है यार। फिर बोल रहा है ऑक्सीजन हैज अ वैलेंसी ऑफ 2 ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ d ऑर्बिटल्स इन s। नहीं भाई, d ऑर्बिटल्स होने की वजह से आपका ऐसा कुछ नहीं है। फिर बोल रहा है सल्फर इज बिगर एटम, सल्फर हैज हाई, एक सेकेंड, मुझे क्यों लग रहा है क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है क्या, एक सेकेंड प्लीज। Sulfur exhibits valencies of 2, 4 and 6 whereas oxygen has a valency of 2 due to being less electronegative than sulfur, presence of d orbitals in sulfur, ये वाला हो सकता है। Due to S is bigger atom, S has higher ionization potential, ये तो गलत है।
सल्फर का आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑक्सीजन से कम होता है, ठीक है। सो सल्फर बेटा 246 की वैलेंसी इसीलिए दिखा पाता है क्योंकि सल्फर के पास डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं। मैं सारे गलत करती जा रही थी, आई एम सो सॉरी। सो सल्फर के पास डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है बट ऑक्सीजन के पास नहीं होता। इसके अलावा यहाँ पे ये चीज गलत थी कि इट इज बीइंग लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव दैन सल्फर। अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता तो यही बात खत्म हो जाती, ठीक है। सो ऑक्सीजन जो होता है वो आपका वैलेंसी 2 ही दिखा पाता है क्योंकि 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 2 गेन ही कर सकता है क्योंकि सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। सिर्फ फ्लोरीन के साथ जब जुड़ता है तब पॉजिटिव दिखाता है, जैसे OF2 O2F2 वहां +2+1 दिखाता है, बट बाकी जगह ऑक्सीजन आपका -2 ही दिखा रहा होता है। सो आपका जनरली पर ऑक्साइड में -1, सुपर ऑक्साइड में -1/2, वो अलग अलग केसेस हैं। सो ऑक्सीजन हैज अ वैलेंसी ऑफ 2 ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन S। सल्फर में डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है और आपका ऑक्सीजन के अंदर वो नहीं होता, ठीक है। बट फिर भी मेरे को अभी भी थोड़ा डाउट है, हो सकता है कोई टाइपो एरर हो क्योंकि यहाँ पर आइडियली होना चाहिए क्योंकि हमसे रीजन ऑक्सीजन की वैलेंसी का पूछ रहा है तो आइडियली इट शुड बी, लेट मी जस्ट चेक द बुक जिसमें से क्वेश्चन दिया था, है ना। इट्स बेटर टू बी श्योर देन टू बी रॉन्ग। ठीक है बेटा, यही ऑप्शंस दे रखे हैं तो अगर यही ऑप्शंस है तो उनमें फिर सूटेबल आंसर आपका यही है कि सल्फर। एक्चुअली में मेरे हिसाब से मुझे क्यों गड़बड़ लग रहा है क्योंकि यहाँ पर वो बोल रहा है ऑक्सीजन हैज अ वैलेंसी ऑफ 2 ड्यू टू। सो हमें बेसिकली यहाँ पर ऑप्शंस में ऑक्सीजन के लिए रीजन होना चाहिए था, ना कि सल्फर के लिए। बट ठीक है, हम सल्फर के लिए एक्सप्लेन कर देते हैं। सल्फर एग्जिबिट्स वैलेंसीज ऑफ 2, 4 एंड 6 whereas ऑक्सीजन हैज अ वैलेंसी ऑफ 2 ड्यू टू सल्फर के केस में डी ऑर्बिटल होता है एंड ऑक्सीजन के पास नहीं होता। चलिए नेक्स्ट, ऑल द हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स एक्सेप्ट 1 possess reducing property, identify the hydride। सो डाउन द ग्रुप जब हम हाइड्राइड्स में जाते हैं तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर बढ़ता है, ईज ऑफ लूजिंग हाइड्रोजन बढ़ता जाता है। पर ग्रुप 16 के अंदर बेटा वाटर जो होता है दैट डज नॉट शो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। ये रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी आसानी से नहीं शो करता। पहला, डाउन द ग्रुप जब आप जाते हैं हाइड्राइड में बॉन्ड लेंथ बढ़ता है, हाइड्रोजन आसानी से लूज हो जाता है। H2O के केस में बॉन्ड लेंथ बहुत छोटा होता है। दूसरा, वाटर जो होता है बेटा वो क्या शो कर रहा होता है आपका इंटर मॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग, वो भी काफी स्ट्रांग होती है जिसकी वजह से आपका हाइड्रोजन आसानी से लूज नहीं करता। सो ग्रुप 16 में सब में रिड्यूसिंग कैरेक्टर होता है, डाउन द ग्रुप तो उल्टा बढ़ता जाता है, बट H2O डज नॉट पोजेस द रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है टेट्राफ्लोराइड्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16 हैव हाइब्रिडाइजेशन एंड स्ट्रक्चर रिस्पेक्टिवली आर। सो ग्रुप 16 की जो टेट्राफ्लोराइड्स है, मैं एग्जांपल ले लेती हूं। आई एम कंसिडरिंग बेटा SF4 टेट्राफ्लोराइड है तो आप SF4 ले लो, कोई और नीचे का ले लो, सिलेनियम SeF4, फर्क नहीं पड़ेगा। हाइब्रिडाइजेशन निकालते बेटा सल्फर पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, ये मेरा तरीका है निकालने का, आपका हाइब्रिडाइजेशन निकालने का तरीका अलग हो सकता है, इट्स कंप्लीटली फाइन। हाउ आई कैलकुलेट इज, फर्स्ट आई फाइंड टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सल्फर ग्रुप 16 का एलिमेंट 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन पे 7 होते हैं, 4 पे 28 हो गया, ऐड करोगे 34। अगर टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन बेटा 8 से ज्यादा है तो आप उसको 8 से डिवाइड कर दो, और अगर लेस देन इक्वल्स टू 8 होता है तो 2 से डिवाइड करते हैं। 34 तो बहुत ज्यादा है 8 से, तो 8 से डिवाइड करेंगे, 8 4 जा 32, 2 बचा। अब जो आपका रिमाइंडर अगर 0 आ गया तो बहुत बढ़िया, नहीं आया लेस देन 8 है ये, तो 2 से डिवाइड करें, 2 1 जा 2, 0 हो गया।
पहला क्वेश्चन आपको बॉन्ड पेयर देता है, दूसरा क्वेश्चन आपको लोन पेयर देता है। यानी कि टेट्राफ्लोराइड्स के अंदर आपके पास 4 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर होगा, यानी टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर बेटा 5 होंगे, स्टेरिक नंबर 5 होगा। 4 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 5। ठीक है, स्टेरिक नंबर इज गोइंग टू बी 5, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर 5। 5 के लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है बेटा, sp3d हाइब्रिडाइजेशन होती है। सो sp3 तो पहले ही काट दो, sp3d ठीक है, टेट्राहेड्रल ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। सो आपका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d और ज्योमेट्री जो होगी वो आपकी कैसी होगी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। बट अगर आपसे SF4 का शेप कोई पूछे, 4 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर है, बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्शन होगा, ज्योमेट्री डिस्टॉर्ट होगी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल से एंड शेप बदल जाती है इनटू सीसॉ। चलिए, वाटर इज मच लेस वॉलेटाइल दैन H2S बिकॉज लेस वॉलेटाइल का मतलब है कि आसानी से वेपर्स में कन्वर्ट नहीं होता। दैट इज बिकॉज H2 हैज अ बॉन्ड एंगल ऑफ नियरली 150। गलत है भाई, पानी में बॉन्ड एंगल नियर अबाउट 104 डिग्री होता है। हाइड्रोजन इज लूजली बॉन्डेड विद द सल्फर। नेक्स्ट बोल रहा है S एटम इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव दैन O एटम। S एटम इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव दैन ऑक्सीजन एटम। सो करेक्ट हो जाएगा बेटा आपका ऑप्शन 3, वाटर इज मच लेस वॉलेटाइल देन H2S बिकॉज सल्फर एटम इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन O एटम एंड देयरफॉर H2O में आपको क्या ऑब्जर्व होती है, इंटर मॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। बट H2S के केस में क्योंकि सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है तो यहां पर कोई इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग ऑब्जर्व नहीं हो पाती और इसीलिए H2S गैस होता है और H2O जो होता है वो आपका कैसा होता है, लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स इज एम्फोटेरिक इन नेचर। दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम सिंपल ऑक्साइड्स। सो हमें बतानी है एम्फोटेरिक, बट मैं बाकी सारी भी कवर करूंगी। Cl2O7 बेटा एसिडिक होती है, पानी में डिसॉल्व करते हैं, एसिड प्रोड्यूस करता है। सोडियम ऑक्साइड मेटल ऑक्साइड बेसिक। N2O लाफिंग गैस आपकी न्यूट्रल होती है और Al2O3 एल्यूमिनियम का ऑक्साइड, जिंक का ऑक्साइड, ये बोथ एसिडिक एंड बेसिक यानी एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होती हैं। Al2O3, ZnO, PbO, टिन का ऑक्साइड, बेरिलियम ऑक्साइड, ये आपकी एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स में आती हैं। नेक्स्ट एंगुलर शेप ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ। अगर हम बेटा ओजोन का स्ट्रक्चर बनाएं तुम्हारे पास एक डबल बॉन्ड होता है और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, पर कोऑर्डिनेट बनने के बाद कोवलेंट की तरह ही बिहेव करता है। पहला बॉन्ड सिग्मा सिग्मा पाई, यानी यहां पर 2 सिग्मा और 1 पाई बॉन्ड होगा, यानी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1 सिग्मा 1 पाई, 2 सिग्मा 2 पाई 1 सॉरी 2 सिग्मा 1 पाई। ठीक है, नेक्स्ट द इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ SO2 इज सल्फर प्लस O2 गिव्स SO2। ये इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन मेथड जरूर है बट इंडस्ट्रियल नहीं। नेक्स्ट है सल्फाइट आयन को जब हम डाइल्यूट एसिड के साथ ट्रीट कराते हैं तो H2O मिलता है और SO2। FeS2 प्लस ये बेसिकली बेटा आपका मेटलर्जिकल प्रोसेस में या मेटलर्जी वाली जो इंडस्ट्री होती है उनमें आपका रोस्टिंग प्रोसेस कैरी आउट जब करा जाता है तो Fe2O3 मतलब मेटल सल्फाइड कन्वर्ट होता है मेटल ऑक्साइड में और वहां पर SO2 जो होता है वो ऑब्टेन होता है एज बाय प्रोडक्ट। बाय प्रोडक्ट का मतलब होता है साइड प्रोडक्ट की तरह। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन सी, दिस इज द इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन। रोस्टिंग जब कैरी आउट होती है सल्फाइडोर्स की तो आपको SO2 बाय प्रोडक्ट की फॉर्म में मिलता है। नेक्स्ट है परऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर आर। परऑक्सो एसिड्स होते हैं बेटा जिनमें परऑक्सी लिंकेज प्रेजेंट हो। सो अगर मैं सल्फर के परऑक्सो एसिड्स की बात करूं तो वो 2 ही हैं, एक H2SO5 विच इज कैरोज एसिड, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH OOH, और एक है आपका H2S2O8 जिसको मार्शल्स एसिड बोलते हैं एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड भी बुलाते हैं इसको।
इस तरह से बना लो, देखो S डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ OH, फिर दोबारा S डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ OH। अब देखो जरा, 2 सल्फर हो गए, 2 हाइड्रोजन हो गए, 1 2 3 4 5 6 ऑक्सीजन लग गई। यहाँ पे आपकी कौन सी लिंकेज हो जाएगी? परऑक्सी। और यहाँ पे भी आपकी कौन सी लिंकेज हो जाएगी? कैरोस एसिड के अंदर भी दिस इज ऑल्सो परऑक्सी लिंकेज। सो आपका H2S2O8 मार्शल्स एसिड एंड H2SO5 कैरोस एसिड, ये दो आपके सल्फर के क्या होते हैं? परऑक्सो एसिड, जिनमें परऑक्साइड लिंकेज होती है, परऑक्सी लिंकेज होती है। नेक्स्ट H2SO4 इज यूज्ड इन पेट्रोलियम रिफाइनिंग, बिल्कुल सही है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेंट्स, पिगमेंट्स एंड डाई स्टफ, ये भी ठीक है। डिटर्जेंट इंडस्ट्री, ये भी सही है। सल्फ्यूरिक एसिड आपका चारों जगह यूज होता है। तो यूजेस पे आ सकता है सवाल जो आपके इंडिविजुअल कंपाउंड्स है, जैसे अमोनिया के यूजेस पर सवाल आता है, सल्फ्यूरिक एसिड के यूजेस पे, नाइट्रिक एसिड के यूजेस पर, ओजोन के, क्लोरीन के यूजेस पर बहुत सवाल होता है क्योंकि ब्लीचिंग एक्शन आ जाता है वहां पर। नेक्स्ट द एनॉमलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन इज ड्यू टू, एनॉमलस बिहेवियर होने के मेन 4 रीजन होते हैं: स्मॉल साइज, हाई आयनाइजेशन एनर्जी, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल नहीं होता। तो स्मॉल साइज सही है, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सही है, FF बॉन्ड, डिसोसिएशन एंथैल्पी लो था, बिल्कुल सही क्योंकि रिपल्शन बहुत ज्यादा था लोन पेयर में, एंड नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन वैलेंस शेल, ये भी सही है। तो ऑल दी अबव रीजंस आर ट्रू फॉर द एनॉमलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने अभी इसका थोड़ा सा आपको पहले कराया था बेटा। क्वेश्चन कह रहे करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। सो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हमने ये तो देख ही लिया था कि क्लोरीन का सबसे ज्यादा था, फ्लोरीन का उससे कम था। क्लोरीन के बाद आता है ऑर्डर में ब्रोमीन, फिर आता है आपका F2 और फिर आता है I2। दिस इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी ऑफ ग्रुप 17। ठीक है, अब आप देख लो ऑप्शन Br2 से Br2 का ज्यादा, Cl2 का कम, गलत। F2 Cl2 ये भी गलत है, फ्लोरीन का तो लो होता है काफी। I2 और F2, I2 और F2 ये भी गलत है, F2 का ज्यादा है I2 से, तो करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ये ऑर्डर याद रखना काम का है। चलिए नेक्स्ट है HCl गैस कैन बी ड्राइड बाय पासिंग थ्रू। HCl गैस को हम किससे ड्राई कर सकते हैं? सल्फ्यूरिक कॉन्सेंट्रेटेड डाइल्यूट, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक, डाइल्यूट नाइट्रिक। बेटा कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है वो बहुत अच्छा क्या एक्ट करता है? इट एक्ट्स एज अ वेरी गुड डिहाइड्रेटिंग एजेंट, जिसकी वजह से आपका कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 HCl गैस को ड्राई करने के लिए यूज होता है। मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेगा, गैस को ड्राई कर देगा। देखो यार कितने आसान आसान से, मतलब डायरेक्ट सवाल है, बट वही बात है कि आता है तो हो जाएगा। नेक्स्ट है द फर्स्ट नोबल गैस कंपाउंड ऑब्टेन्ड वाज, सबसे पहला नोबल गैस का तो जो नील बार्टलेट था उसने सबसे पहले जो कंपाउंड प्रिपेयर करा था वो करा था O2PTF6-। ठीक है, रेड कलर का कंपाउंड था। फिर उसने देखा कि जो O2 का आयनाइजेशन एनर्जी था, O2 मॉलिक्यूल का, O2 से O2 प्लस बनाना और जेनॉन से जेनॉन प्लस बनाना, दोनों का आयनाइजेशन एनर्जी सिमिलर था। तो उसने कहा कि व्हाई नॉट आई शुड ट्राई द कंपाउंड विद जेनॉन। तो उसने जब जेनॉन के साथ कंपाउंड बनाने की कोशिश करी तो कंपाउंड बन गया। तो उसने देखा अगर ये बन सकता है तो और भी बन सकते हैं। बट पहला जो कंपाउंड बना था वो क्या बना था? Xg प्लस and PTF6-। Next, among XgO3, XgOF4, XgF6, the molecules having same number of lone pairs on xenon। तो इसके लिए बेटा हमको बॉन्ड पेयर लोन पेयर कैलकुलेट करना पड़ेगा Xgf6। चलिए
टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन फटाफट फटाफट निकालेंगे। नोबल गैसेस जेनॉन ग्रुप 18 8 होंगे। ऑक्सीजन में 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 में 6 3 जा 18, ये हो गया आपका 26। 26 को 8 से डिवाइड करो, 8 3 जा 24, 3 बॉन्ड पेयर, 24 2 बचेगा, 2 को 2 से डिवाइड करोगे एक लोन पेयर, डिवाइड खुद कर लेना, पहला क्वेश्चन बॉन्ड पेयर, दूसरा क्वेश्चन लोन पेयर। XeF4 में निकालते हैं, जेनॉन पर 8, ऑक्सीजन पे 6, 7 4 जा 28, 36 6 42, डिवाइड करो 8 से, 5 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर, ठीक है। XeF6 पर आते हैं, टीवी जेनॉन पर 8, एक फ्लोरीन पे 7, 6 पे 42, 50, 8 से डिवाइड करो, 8 6 जा 48, 6 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर, यानी तीनों पर एक एक लोन पेयर प्रेजेंट है जेनॉन के केस में, यहां पे भी एक लोन पेयर एक लोन पेयर एक लोन पेयर, यानी सब पर सेम लोन पेयर प्रेजेंट है ऑन xenon. All the 3 molecules have 1 lone pair on the xenon atom. चलिए next, at room temperature HCl is a gas while HF is a low boiling liquid. This is because HF जो होता है बेटा वो आपका लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, HCl HBr HI सारे के सारे रूम टेम्परेचर पे गैसेस होते हैं। दिस इज बिकॉज HF के केस में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, दैट टू वेरी स्ट्रॉन्ग। सो HF हैज हाइड्रोजन बॉन्डिंग विच इज एब्सेंट इन ऑल अदर हाइड्रोजन हेलाइड्स, यानी HCl HBr HI में वो नहीं होता। Next, the oxidation state of the central atom in the anion of the compound NaH2PO2। तो इसमें बेटा ये केटायन होगा Na प्लस और ये एनायन होगा, तो एनायन बना लेते हैं, लिख लेते हैं H2PO2 माइनस। इसमें सेंट्रल एटम होगा बेटा फॉस्फोरस, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ रहा है, एक हाइड्रोजन पे +1, 2 पे +2, X जिसका निकालना है, एक ऑक्सीजन पे -2 होता है तो 2 पे चार्ज होगा -4, और इस एनायन पे चार्ज है -1, ठीक है। अगर कुछ नहीं होता तो 0, प्लस में होता है तो प्लस का साइन विद वैल्यू, माइनस में तो माइनस का साइन विद द वैल्यू, -2 होता तो -2, -3 होता तो -3 लिख देते, जो भी होता। 2 प्लस ये हो गया x -2 इज इक्वल टू -1, यानी x इज इक्वल टू -1 + 2, यानी कितना ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगा आपका +1। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग ऑक्सीडाइजिंग पावर इज, सो आपके जो हैलोजेंस होते हैं दे ऑल आर वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। उसमें भी अगर मैं बात करूं बेटा आपकी रिडक्शन पोटेंशियल पर SRP वैल्यू पे, फ्लोरीन की सबसे हाई SRP होता है, एंड देयरफॉर फ्लोरीन इज कंसिडर्ड एज द बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो आपका हैलोजेंस में F2Cl2Br2I2 नीचे की तरफ जब जाते हैं तो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी या ऑक्सीडाइजिंग पावर या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनने की जो प्रॉपर्टी है वो क्या करती जाती है, डिक्रीज होती जाती है। अब ऑप्शन देख लीजिए, F2Br2Cl2I2 ये गलत है, Cl2 अगर इधर होता तो शायद सही हो जाता, ठीक है। वैसे भी डिक्रीजिंग ऑर्डर, हमसे इंक्रीजिंग पूछा है। F2Cl2Br2I2 गलत है, Cl2 तो पहले हो ही नहीं सकता, I2Br2Cl2F2 ये सही है, फ्लोरीन की तरफ इंक्रीजिंग है, ठीक है। नेक्स्ट है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हैलोजन एसिड्स इज, तो देखिए जितना ज्यादा आपका जो बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी होता है उतना ज्यादा आपका स्टेबल होगा और उतना ज्यादा हीट ऑफ फॉर्मेशन रिलीज होगा जब आप उस हैलोजन एसिड को बनाओगे। अब डाउन द ग्रुप जब आप जा रहे थे HF HCl HBr HI में, बॉन्ड लेंथ बढ़ रहा था, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी घट रहा था, थर्मल स्टेबिलिटी भी क्या हो रही थी, कम हो रही थी। तो सबसे ज्यादा हीट ऑफ फॉर्मेशन बेटा कहां पर होगा, HF, फिर HCl, फिर HBr, और फिर कहां पर हो जाएगा आपका HI में हो जाएगा। नेक्स्ट है द रिएक्शन ऑफ KMnO4 विद HCl। जब KMnO4 का रिएक्शन कराते हैं HCl के साथ बेटा KCl बनता है, MnCl2 बनता है, H2O बनता है और रिलीज होती है आपकी क्लोरीन गैस। सो ऑक्सीडेशन स्टेट देख लेते हैं, मैग्नीज का KMnO4 में होगा +7,
से MnCl2 में क्या हो गया +2, सो आपका +7 से +2 में रिडक्शन हुआ एंड Cl2 का प्रोडक्शन हुआ। सो +7 से +2 में रिडक्शन, क्लोरीन -1 से 0 ऑक्सीडाइज हो रही होती है। सो here occurs the reduction of manganese in KMnO4 and production of Cl2. This is a lab preparation of your chlorine gas. एक डेकन्स प्रोसेस होता है विच इज अ नेम प्रोसेस। चलिए नेक्स्ट है विच वन इज मोस्ट स्टेबल टू हीट। देखिए बेटा यहाँ पर आप क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट देखिए 1 + x - 2 +1 +3 +5 यहाँ पे +7। ठीक है, जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, हायर द ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, more is the covalent character, है ना। पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा होता है साइज उतना कम होता जाता है, साइज जितना कम होगा, फिजांस रूल लगा रहे हैं, स्मॉलर द साइज मोर इज द पोलराइजिंग पावर एंड मोर इज द कोवेलेंट कैरेक्टर। कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होने की वजह से जो आपका बॉन्ड होगा बेटा क्लोरीन ऑक्सीजन के बीच का, वो आपका बॉन्ड जो होगा वो क्या होगा, उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता जाएगा एंड देयरफॉर आपका उतना ही ज्यादा क्या होता जाएगा, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो ऑब्वियस सी बात है हीट की तरफ स्टेबल होगा, आसानी से नहीं टूटेगा। सो आपका HClO4 के केस में क्योंकि क्लोरीन पर +7 का हाई ऑक्सीडेशन स्टेट है, कोवेलेंट कैरेक्टर काफी ज्यादा है, बॉन्ड काफी स्ट्रॉन्ग होता है यहाँ पर क्लोरीन और ऑक्सीजन का, जिसकी वजह से हीट में आसानी से डिकम्पोज नहीं करता। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर। कहां पर आपको सेम, आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आप चाहो तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालो, आप चाहो तो टोटल इलेक्ट्रॉन निकाल लो। ठीक है, देखो बेटा पहला दूसरा तो कभी नहीं होंगे फर्स्ट में। ICl2 में अगर आप वैसे भी निकालोगे तो क्लोरीन हो गया, क्लोरीन होता है आपका 17 एटॉमिक नंबर, 17 और आयोडीन का निकाल लो। अदरवाइज वैलेंस इलेक्ट्रॉन देख लो, हैलोजन पे 7 होता है तो तीनों हैलोजन है 21 हुआ, ऑक्सीजन पर 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 2 पे 12 और 7 19 हो गए। यहाँ पर मैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि कोर इलेक्ट्रॉन से फर्क नहीं पड़ेगा। BrO2- में वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, ब्रोमीन पे 7, ऑक्सीजन पे 6 2 12, नेगेटिव का चार्ज ये गेन हुआ 18। यहां पर निकालते हैं 7 + 14 + 1 कितना हो गया, एक सेकेंड, सही ऐड करा है मैंने सब। ऑक्सीजन पे 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, एटॉमिक नंबर लेके कर लेते हैं एक बार। ब्रोमीन का होता है 35, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8 to 16, नेगेटिव का मतलब एक ऐड होगा, 35 + 1 36 + 16 42। एक बार इस तरीके से करके देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे ब्रोमीन का हुआ 35, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9, एक फ्लोरीन पे 9 2 18, अच्छा और प्लस का चार्ज है तो माइनस हो जाएगा, तो ये हो गया आपका 43 - 1 यानी कि 42, है ना। ठीक है, यहाँ पर सेम आ रहा है, बाकी यहाँ पे भी निकाल लेते हैं। क्लोरीन में बेटा 17, 8 2 16, 7 5 12 6 13। BrF में हो गया ब्रोमीन पे 35, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, ये हो जाएगा आपका 44, ये भी गलत है। Cn- ओजोन में तो आप निकाल लेंगे, यहाँ पे 24 होगा टोटल इलेक्ट्रॉन, और Cn- में कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, नाइट्रोजन का 7 7 5 12 6 13 और एक नेगेटिव का चार्ज, यहाँ पे 14 इलेक्ट्रॉन्स होंगे टोटल। सो BrO2- एंड BrF2+ में आपके टोटल इलेक्ट्रॉन सेम है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक होंगे ये, है ना।
पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि मैंने पहली वाले पार्ट में कुछ गड़बड़ करा था, मतलब आना सेम ही चाहिए था वैलेंस इलेक्ट्रॉन के हिसाब से भी। हाँ सेम ही तो आएगा यार, मुझे अपनी गलती समझ आ गई। जब मैं इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, ब्रोमीन पर 7, ऑक्सीजन पे 6 2 12 और नेगेटिव चार्ज ऐड होगा, +1 करना था, मैं शायद -1 कर रही थी, 19 और 1 20 हो जाएगा। और इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, ब्रोमीन पे 7, फ्लोरीन पर 2 7 और 14 -1 होगा क्योंकि केटायन में माइनस करते हैं। तो ये हो गया 9 7 1 6 20 आ जाएगा, सेम ही आएगा। मैं सोच रही हूँ कि ये रूल दोनों चीज़ों को जस्टिफाई करता है, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन या टोटल इलेक्ट्रॉन, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन से भी आप निकाल सकते हो आइसोइलेक्ट्रॉनिक। चलिए नेक्स्ट है द सीक्वेंस ऑफ एसिडिक कैरेक्टर इज, पहला एसिडिक कैरेक्टर के लिए याद रखें ऑक्साइड्स के केस में जितना हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक कैरेक्टर। उसके अलावा बेटा जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की ऑक्साइड होती है उतनी ज्यादा वो एसिडिक होती है। सो अगर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर बात करूं तो हमारे पास नाइट्रोजन के बाद आएगा कार्बन और फिर आएगा सल्फर। तो सबसे ज्यादा ऑक्साइड जो एसिडिक होगी वो नाइट्रोजन की होगी, जो एक ही दे रखी है ना? नहीं, यहाँ पे सल्फर आएगा। और यहाँ सल्फर आएगा। ठीक है, सल्फर आएगा बेटा, फिर कार्बन आएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ना, ये कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी कम होती है। सो N2O5 के बाद आ जाएगा आपका SO2, फिर आएगा CO2 और फिर आएगा CO। कार्बन मोनोऑक्साइड तो आपकी न्यूट्रल ही होती है। सो सबसे ज्यादा एसिडिक N2O5 होगी, ऑल्सो नाइट्रोजन इसमें अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है। इसके बाद आपका सल्फर डाइऑक्साइड, फिर आपका कार्बन डाइऑक्साइड और आखिरी में आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, वो न्यूट्रल होता है। सो हायर द ऑक्सीडेशन स्टेट मोर इज द एसिडिक कैरेक्टर। ऑल्सो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का ऑक्साइड होगा उतनी ज्यादा आपकी क्या होगी, ऑक्साइड आपकी एसिडिक होगी। सो करेक्ट ऑप्शन चूज कर लेते हैं, N2O5 SO2 CO2 CO, ये हो जाएगा। ये तो वैसे भी गलत हो जाएगा क्योंकि CO ज्यादा एसिडिक हो नहीं सकता, SO2 ये भी गलत हो जाएगा और ये भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है द स्ट्रक्चर ऑफ XeF6 इज, XeF6 में बेटा टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, जेनॉन पर है 8, 7 6 42, 50, 8 से डिवाइड करो, 8 6 48, 6 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 7 है, तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा बेटा sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन, 6 और 1 7, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर से हाइब्रिडाइजेशन निकलता है sp3d3। ज्योमेट्री होगी आपकी पेंटागनल बाइपिरामिडल, बट जो शेप होगी आपकी मॉलिक्यूल की, जो शेप होगी, क्योंकि बेटा आपके पास लोन पेयर है तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर सबसे ज्यादा रिपल्शन होता है, लोन पेयर, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर और सबसे कम होता है बॉन्ड पेयर में। सो शेप जो होगी आपकी वो डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल में चेंज हो जाती है बिकॉज ऑफ द रिपल्शन। बना के भी दिखा देती हूँ कैसा दिखेगा। ठीक है, ये आपका इस तरह से होगा। पेंटागनल बाइपिरामिडल में पेंटागन वाले जो एक बॉन्ड होगा उसमें आपका लोन पेयर हो जाएगा और ये आपका डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल जैसा दिखेगा। ऑक्टाहेड्रल में तो जैसे सारा बॉन्ड एंगल 90 का होता है, यहाँ पे एग्जैक्ट 90 नहीं होगा, सो डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल होता है XeF6 का शेप। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन ए।
नेक्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है फॉस्फोरस का, H4P2O5, H4P2O6 एंड H4P2O7। अब इसके लिए बेटा ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेशन आना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। 4 + 2x - 10 = 0। एक हाइड्रोजन पे एक, 4 पे 4, एक फॉस्फोरस का x तो 2 का 2x, एक ऑक्सीजन पे -2 तो 5 पे -10 का चार्ज होगा। कैलकुलेट करें, 4 - 10 -6 होगा, उधर जाएंगे तो 2x = 6, x आ जाएगा +3। इधर निकालते हैं 4 + 2x - 12 = 0, तो 2x हो जाएगा बेटा 8, x आ जाएगा +4। यहाँ पे 4 + 2x - 14 = 0, तो 2x हो जाएगा 10 और x कितना आ जाएगा आपका +5। सो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा फॉस्फोरस का +3, यहाँ +4 और यहाँ +5। ये हम एक का निकाल रहे हैं, दो के लिए नहीं निकाल रहे हैं। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, +3 +4 एंड +5। चलिए नेक्स्ट, इन केस ऑफ अल्कली मेटल्स द कोवेलेंट कैरेक्टर डिक्रीजेस इन द ऑर्डर। देखिए बेटा, कोवेलेंट कैरेक्टर के लिए एक रूल दिमाग में बिठा लो, फिजांस रूल। फिजांस रूल क्या बोलते हैं? स्मॉलर द साइज ऑफ कैटायन, लार्जर द साइज ऑफ एनायन, मोर इज द कोवेलेंट कैरेक्टर। अब हमें कोई अल्कली मेटल का हेलाइड्स दे रखा है, MF, MCl, MBr और Mi। मेटल तो सेम है, तो कैटायन का साइज तो यहां पर सेम है। एनायन पर आते हैं, डाउन द ग्रुप जब हम जाएंगे, एनायन का साइज ऑफ एनायन क्या करेगा? इंक्रीज, जिसकी वजह से कोवेलेंट कैरेक्टर भी क्या करेगा? इंक्रीज। कौन सा रूल लगा रहे हैं? फिजांस रूल। स्मॉलर द साइज ऑफ कैटायन, लार्जर द साइज ऑफ एनायन, मोर इज द कोवेलेंट कैरेक्टर। डाउन द ग्रुप जाएंगे, हैलोजन का साइज बढ़ेगा, एनायन का साइज बढ़ेगा, जो आपकी हेलाइड है वो उतनी ज्यादा कोवेलेंट होती जाएगी। यानी सबसे ज्यादा कोवेलेंट होगी Mi और MF सबसे कम होगा। तो ऑर्डर देख लो जरा, डिक्रीजिंग में दे रखा है, MF सबसे ज्यादा कोवेलेंट, ये गलत है बेटा। यहां पे भी ये गलत है, MF सबसे लीस्ट कोवेलेंट होगा, Mi सबसे ज्यादा, फिर MBr, फिर MCl, फिर MF। करेक्ट सी होगा आपका, ठीक है। अब बहुत बच्चे डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग में हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, इसका थोड़ा ध्यान देना है पेपर में, सवाल में। नेक्स्ट है, ऑफ द इंटर हैलोजन AX3 कंपाउंड, ClF3 इज मोस्ट रिएक्टिव। इंटर हैलोजन कंपाउंड्स क्या होते हैं बेटा? जब आपके दो हैलोजन रिएक्ट करके कंपाउंड्स बनाते हैं आपस में। इसमें आपका हम जनरल फॉर्मूला देते हैं XX-, XX-3, XX-5, XX-7। इसमें जो X- वाला एलिमेंट होता है जो बाद में आता है, उसका साइज छोटा होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। जैसे ClF3, ClX हो गया, FX- हो गया, तो फॉर्मूला हो गया XX-3, ठीक है। So ClF3 is most reactive but BrF3 has higher conductance in liquid state. So होता क्या है, BrF3 जो होता है बेटा वो आपका डिसोसिएट हो जाता है इनटू BrF2 प्लस एंड BrF4 माइनस। आयंस प्रोड्यूस हो गए तो ऑफकोर्स आपकी कंडक्टिविटी क्या कर जाती है? इंक्रीज हो जाती है। So BrF3 dissociates into BrF2 plus and BrF4 minus very easily and therefore ions produce हो जाते हैं और आपका जो सोल्यूशन होता है, जो लिक्विड स्टेट होता है BrF3 का, वो हाईली कंडक्टिंग इन नेचर होता है, क्योंकि लिक्विड स्टेट में डिसोसिएट्स इनटू आयन एंड कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी बढ़ जाता है। नेक्स्ट है XeF6 on partial hydrolysis produces a compound X। XeF6 का बेटा जब हम पार्शियल हाइड्रोलिसिस करते हैं, एक होता है कंप्लीट, एक होता है पार्शियल। पार्शियल हाइड्रोलिसिस जब हम कैरी आउट कर रहे हैं, ठीक है, तो हमें मिलता है बेटा XeOF4, ठीक है। बाकी साइड प्रोडक्ट होगा, HF बन जाता है। और जब आपका SiO2 सिलिका रिएक्ट करता है XeF6 के साथ, तो हमें मिलता है XeOF4 और साथ में मिलता है SiF4, बाकी बैलेंसिंग है, ठीक है।
सो पूछ रहा है कि दोनों के रिएक्शन में क्या कंपाउंड एक्स बन रहा है, ठीक है। सो ये आपका कंपाउंड एक्स है, ये आपका कंपाउंड एक्स है, यहाँ पे साथ में HF हो जाएगा। चलिए, सो एक्स कंपाउंड आपका क्या हो जाएगा, XeOF4। बेटा जेनॉन की जो फ्लोराइड्स है XeF2, XeF4, XeF6, एक तो इनका प्रिपरेशन और इनके रिएक्शन बहुत ज्यादा नहीं है, बट जितने हैं एनसीईआरटी के अंदर वो आपको थॉरली आने चाहिए, वाटर के साथ वाले जो हैं वो खासकर। नेक्स्ट दे रखा है, ये लो प्रिपरेशन पर ही आ गया, Xe+F2 को अगर हमने 1:5 वॉल्यूम रेशियो में रिएक्ट कराया है निकल वेसल में एट अ टेम्परेचर ऑफ 673 केल्विन, 5 से 6 एटमॉस्फेयर का प्रेशर है, तो आपका जो कंपाउंड बनता है वो क्या बनता है। वैसे तो देखो इतना सवाल के अंदर आपको हिंट भी दे रखा है, 2 और 2 4 फ्लोरीन होगा, तो XeF4 बनेगा। बैलेंस भी दिया यार, और क्या चाहिए तुमको लाइफ में। नेक्स्ट है, व्हाट आर द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड इन द रिएक्शन ऑफ xenon hexafluoride XeF4 विद सिलिकॉन डाइऑक्साइड यानी SiO2 सिलिका। हमें मिल रहा था बेटा XeOF4, साथ में मिल रहा था, और सॉरी XeF6 होना चाहिए था, हेक्सा, मैंने टेट्रा लिख दिया था, और साथ में बनेगा आपका SiF4, है ना। बैलेंस कर लेते हैं एक बार, 2 2 4 8 और 12, 2 6 12, बैलेंस हो गया। चलिए, सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा XeOF4 प्लस SiF4। Next, the catalyst used in the manufacture of HNO3 by Ostwald process. So Ostwald process से जब हम बेटा नाइट्रिक एसिड की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो इसमें स्टेप 1 जो होता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्टेप 1 में हम अमोनिया के यूज में पढ़ते हैं, दैट अमोनिया इज यूज टू प्रिपेयर नाइट्रिक एसिड, वो यहां से होता है। So ये बैलेंस रिएक्शन है, 4NH3 plus 5O2 gives 4NO plus 6H2O. So this is the catalytic oxidation। हम अमोनिया को NO में कन्वर्ट करते हैं, फिर NO को NO2 में कन्वर्ट करते हैं, फिर NO2 को पानी में डिसॉल्व करते हैं, तो HNO3 मिलता है। 3 स्टेप में रिएक्शन होता है, और यहाँ पर जो कैटलिस्ट होता है वो प्लैटिनम या रोडियम गॉज कैटलिस्ट होता है। तो अब आप ऑप्शन देख ही सकते हैं, काफी समझदार हैं। प्लैटिनम गॉज, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड बेटा आपका SO2 आपका उसमें यूज होता है, ये कॉन्टैक्ट प्रोसेस में SO2 को SO3 में कन्वर्ट करने के लिए। फाइनली डिवाइडेड निकल नहीं, प्लैटिनम ब्लैक नहीं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टेट्राहेड्रल इन शेप। अमोनियम आयन तो होता ही होता है, SiCl4 भी होता है, ये sp3 हाइब्रिडाइज होगा, ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। SF4 अगर निकालेंगे 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 4 7 28, यहाँ पे आप निकाल सकते हो 4 7 28 और 4 12 32, 8 4 32, 4 बॉन्ड पेयर आएंगे 34, 4 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर। हाइब्रिडाइजेशन होगा बेटा इसका sp3d, sp3d वाले का शेप का भी टेट्राहेड्रल हो ही नहीं सकता। ऑल्सो इसका ज्योमेट्री तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होता है, बट इसका शेप जो होता है वो सीसॉ शेप होता है। सो SF4 इज नॉट गोइंग टू बी टेट्राहेड्रल इन शेप। सल्फेट आयन भी टेट्राहेड्रल होता है आपका इस तरह से, O माइनस O माइनस। नेक्स्ट है, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ P इन PCl5। यहीं पर 1-2 क्वेश्चन और कवर कर लेते हैं। PCl5 प्रिपेयर कैसे होता है, जब आप फॉस्फोरस का, व्हाइट फॉस्फोरस को एक्सेस ऑफ क्लोरीन में रिएक्ट कराते हैं तो हमें PCl5 मिलता है। अब PCl5 में हाइब्रिडाइजेशन निकालना है बेटा, फॉस्फोरस पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 5, क्लोरीन पे 7, इंटू 5 35 40, 8 5 40, 5 बॉन्ड पेयर, रिमाइंडर 0 आ गया। 5 बॉन्ड पेयर, स्टेरिक नंबर 5 है, हाइब्रिडाइजेशन होगा बेटा sp3d। ज्योमेट्री और शेप दोनों सेम होगा क्योंकि आपका सिर्फ बॉन्ड पेयर है। लोन पेयर आ जाता है तो शेप बदलना शुरू हो जाती है। ज्योमेट्री और शेप होती है इसकी ट्राइगोनल
बाई पिरामिडल। सो PCl5 कुछ इस तरह से दिखता है। ये वाले जो 3 बॉन्ड्स है आपके, यहाँ पे बॉन्ड एंगल 120 का होता है इक्वेटोरियल वाले, ये वाले आपके एक्सियल बॉन्ड्स होते हैं 90 डिग्री के। इक्वेटोरियल वालों की बॉन्ड लेंथ जो होती है वो छोटी होती है, एक्सियल वालों की ज्यादा होती है, क्योंकि ये 3 जो बॉन्ड पेयर्स हैं, बॉन्ड पेयर में भी रिपल्शन तो होगा ही। सो जो 3 बॉन्ड पेयर है ये 2 एक्सियल वालों को ज्यादा रिपल्शन देते हैं, 3 2 को ज्यादा रिपेल करेंगे एज कम्पेयर टू 2 3 को। तो आपका रिपल्शन एक्सियल वालों को ज्यादा मिलता है और बॉन्ड जो होता है वो इलोंगेट हो जाता है, लंबा हो जाता है। सो एक्सियल वालों की बॉन्ड लेंथ लंबी होती है, ज्यादा होती है इक्वेटोरियल वालों से। तो यहाँ पे ये 3 बॉन्ड लेंथ बराबर होती है इक्वेटोरियल वालों की, एक्सियल वालों की आपस में बराबर होती है, पर 5 बॉन्ड लेंथ बराबर नहीं होती। एक्सियल वाले जो होते हैं दे आर लॉन्गर देन द इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। हाइब्रिडाइजेशन पूछा था, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3d। नेक्स्ट है मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ नाइट्रोजन 4। ये तो बहुत मतलब इतनी बार आया हुआ सवाल है और बार बार आता भी है। सो नाइट्रोजन मैक्सिमम कोवेलेंसी, मैक्सिमम कोवेलेंट बॉन्ड्स कितने बना सकता है बेटा, 4 बना सकता है। नेक्स्ट है द ब्लीचिंग एक्शन ऑफ क्लोरीन इज ड्यू टू। क्लोरीन का जो ब्लीचिंग एक्शन है बेटा, सो होता क्या है, जब क्लोरीन मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करती है या वाटर के साथ, तो HCl मिलता है प्लस HOCl मिलता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड हाइपोक्लोरस एसिड। अब ये जो HOCl होता है ना, ये डीकम्पोज हो जाता है इनटू HCl प्लस साथ में क्या दे देता है बेटा, नेसेंट ऑक्सीजन। अब ये नेसेंट ऑक्सीजन क्या करती है, जो भी कलर्ड मैटर है, ब्लीचिंग का काम ही यही होता है कि कलर्ड मैटर को किस में बदलना, कलरलेस मैटर में, डीकलराइज करना। सो ब्लीचिंग एक्शन जो है क्लोरीन का, दैट इज ड्यू टू नॉट क्लोरीनेशन, दैट इज ड्यू टू दी ऑक्सीडेशन, है ना, नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज होती है, सो इट इज ड्यू टू ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट है फ्लोरीन exhibits an oxidation state of only -1 because it can readily accept an electron। नहीं, क्लोरीन ज्यादा readily accept करता है। It is very strongly electronegative, yes। Fluorine is the most electronegative element, that is why it shows only -1 oxidation state। पॉजिटिव में ये नहीं दिखा पाता, एक तो इस पर डी ऑर्बिटल नहीं होते, एंड बिकॉज ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है तो ये पॉजिटिव दिखा ही नहीं पाता। नेक्स्ट है which of the following acids forms 3 series of salts। 3 series of salts बेटा तब बनेंगे जब वो 3 H+ आयन लूज कर सकता है। H3PO2 की अगर मैं बात करूं तो इसकी बेसिसिटी 1 है, बेसिसिटी होता है रिप्लेसेबल हाइड्रोजन। बोरिक एसिड भी जो होता है बेटा वो मोनोबेसिक होता है, मोनोबेसिक एसिड होता है। H3PO4 जो होता है वो कैसा होता है आपका, ट्राई बेसिक एसिड होता है। और यहां पे भी H3PO4 ही दे रखा है यार, कुछ और हो गया, 3 होना चाहिए। इसको चेंज कर देते हैं। तो आपका जो H3PO3 होता है दिस इज डाई बेसिक एसिड, ठीक है। सो 3 सीरीज ऑफ सॉल्ट्स आपको वहां मिलेंगे जो 3 सीक्वेंस में 3 स्टेप्स में H+ लूज करे। सो जब H3PO4 बेटा पहला H+ लूज करेगा तो H2PO4- बनेगा, तो सॉल्ट बना सकता है NaH2PO4। एक और H+ निकलेगा तो बचेगा आपके पास HPO4 तो सॉल्ट बनता है Na2HPO4। जब तीनों H+ लूज कर देता है तो PO4 3- बनता है फॉस्फेट आयन, और सॉल्ट बनता है Na3PO4। तो 3 सीरीज ऑफ सॉल्ट्स हमें कौन दे सकता है, फॉस्फोरिक एसिड H3PO4। नेक्स्ट है हाउ मेनी ब्रिजिंग एटम्स, ऑक्सीजन एटम्स आर प्रेजेंट इन P4O10। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका स्ट्रक्चर बहुत बार आता है। सो मैं यहीं से आपको दोनों का स्ट्रक्चर बता रही हूँ बेटा, P4O6 विच इज बेसिकली P2O3 का डाइमर, एंड P4O10 विच इज द डाइमर ऑफ P2O5। कैसे बनाना है देखिए जरा,
पहले 4 फॉस्फोरस बना लो, ठीक है। बनाओ ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 और 6। तो ये स्ट्रक्चर होता है आपका P4O6 का। हमें तो पर P4O10 का बनाना है, तो 4 ऑक्सीजन और बच गई, 1 2 3 और 4। ये वाली जो ऑक्सीजन है बेटा, इनको एपिकल ऑक्सीजन बोलते हैं, APICAL, ठीक है। और ब्रिजिंग वाली देखिए 1 2 3 4 5 और 6, ब्रिजिंग जो 2 बीच में आ रही है। सो आपके पास कितना ब्रिजिंग ऑक्सीजन प्रेजेंट है, 6। और अगर एपिकल ऑक्सीजन पूछे तो आपके पास 4, 1 2 3 और 4 एपिकल ऑक्सीजन है। ये हटा दोगे तो P4O6 का स्ट्रक्चर होता है। 4 ऑक्सीजन और आ गए तो P4O10 का। सो आज की क्लास में बेटा इतने ही क्वेश्चंस कर रहे हैं, जो काफ़ी हमने कर लिए, ठीक है। बाकी अगेन आई वुड सजेस्ट यू कि प्लीज़ NCERT पढ़ो इस चैप्टर की, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लेंदी है, बट छोड़ के जाने की मत सोचना। सिर्फ NCERT पढ़ लो, भला हो जाएगा। नोट्स पढ़ो, पुराने लेक्चर्स एक बार दोबारा देखो। So I'll see you in the next class with the next chapter, which is D and F block elements. So उस chapter में मिलते हैं. Thank you so much. Bye bye. Take care.